मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत कर जाना कमाल थोड़े है। परवीन सागिर का ये शेर जो हमें बताता है, अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारे हिसाब से इसका अर्थ ये हो सकता है कि हमारी रूटीन जो डेली का रूटीन है वह प्रतिदिन एक सा नहीं हो सकता है। किसी दिन पढ़ाई ज़्यादा होगी या किसी दिन कम होगी, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें लगातार चलते रहना है। पिछले वीडियो में हमने जो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम है इसके नोट्स को कर लिया था। अब आज क्वेश्चंस की बारी है इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। लेकिन यह स्थापित कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, कल मैंने बताया था, यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लेमेस्टर नहीं थे, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस तरीके से केवल एक जो है यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिलान के लिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना कल ही हमने देखा था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यह स्थापित हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति 1813 के अधिनियम के तहत दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है वह 1833 के अधिनियम के तहत दी गई थी। और जो सदस्य थे उनका नाम था मैक काले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट जिसके तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो यह तीनों कथन सही हैं। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो है वह 1813 का चार्टर अधिनियम था। और चाय और चीन के साथ भी समाप्त कर दिया था तो वह 1833 था। लेकिन यह चाय और चीन के साथ छोड़कर बोल रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1813। अगर वीडियो की स्पीड आपको स्लो लग रही हो तो आप स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? एकाधिकार किसके तहत समाप्त किया गया था? तो ऊपर यही क्वेश्चन है, 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही। अभी ऊपर के दोनों प्रश्नों में यह था तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। और तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो जो तीसरा है यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यह दोनों सही है। ठीक है, यह जो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था यह 1858 के अधिनियम के तहत आया था, न कि 1813। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह था चार्टर एक्ट 1833 जिसके तहत कहा गया था कि लिंग, जन्म स्थान इन सब के आधार पर जो है भेदभाव
नहीं होगा सरकारी नौकरियों में आने के लिए। तो इस तरीके से सरकारी नौकरियों में भारतीयों को कुछ प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हो पाया था। तो यह आखिरी प्रश्न था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।